हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म के हमने अंदर दो पार्ट देखे थे, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हमने फर्स्ट हम देखते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। उसमें फर्स्ट पार्ट हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस। तो अब हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ध्यान रखना आप। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। हर एक स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की आवश्यकता होती है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसको एनाएरोबिक अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। क्योंकि इसकी खोज एम्डन एंड मेयरहॉफ ने करी थी, इसीलिए इसको एम्डन एंड मेयरहॉफ पाथवे भी कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की मोस्टली रिएक्शंस जो होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। फिर से देख लीजिए, साइटोप्लाज्म में होती है। हर एक स्टेप के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसे एम्पटन एंड मेयरहॉफ पाथवे कहा जाता है और अधिकांश क्रियाएं जो होती हैं इसकी रिवर्सिबल होती हैं। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, आप एक बार देख लो। फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट, आइसोमराइजेशन, फॉस्फोराइलेशन सेकेंड, क्लीवेज, फॉस्फोराइलेशन थर्ड एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन, एटीपी फॉर्मेशन फर्स्ट, आइसोमराइजेशन, डिहाइड्रेशन एंड एटीपी फॉर्मेशन। ये है ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल। अब हम इसके एक एक स्टेप को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमने स्टेप देखा था फॉस्फोराइलेशन। जो अपघटन में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है वो एक फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से ग्रहण करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेता है। दैट मीन्स ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और उससे फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। ये जो क्रिया होती है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, इसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप है आइसोमराइजेशन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है उसके मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट हो जाता है और वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज या फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। क्लियर। थर्ड स्टेप है हमारा फॉस्फोराइलेशन सेकेंड। अगेन एटीपी का मॉलिक्यूल काम में आएगा। फिर से एक एटीपी मॉलिक्यूल के अपघटन से एक एनर्जी युक्त फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। किससे जुड़ता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से। और क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। इस क्रिया के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके, नेक्स्ट स्टेप है क्लीवेज। फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट जो होता है दो बराबर के सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्राप्त होते हैं। क्या क्या बन जाएगा अब? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो क्रिया होती है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। अब ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बनते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें दोनों मॉलिक्यूल्स किसके प्राप्त हो जाते हैं? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के प्राप्त हो जाते हैं। ये क्रिया जो होती है वो फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन। अब ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है यहाँ पर इसका फॉस्फोराइलेशन होता है तथा ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पर PgAl जो है इसका मॉलिक्यूल, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है इसका मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट अणु से और जुड़ता है जो कि हमें फॉस्फोरिक एसिड से प्राप्त होता है तथा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अभी तक क्या है? ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इससे एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा जिससे कि ये 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन में इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या है? 2 हाइड्रोजन और निकल जाते हैं। इन्हें NAD के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और NAD किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH एचाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंचा दिए जाते हैं। ये जो क्रिया होती है ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में होती है। अब है नेक्स्ट स्टेप एटीपी फॉर्मेशन। अभी तक हमारे एटीपी काम में आ रहा था, अब हम देखते हैं यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल फॉस्फेट अलग हो जाता है, जिसके कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो फॉस्फेट ग्रुप निकला है वो ADP के साथ जुड़ करके ATP में कन्वर्ट हो जाता है।
ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, इसलिए इस क्रिया की समाप्ति पर हमारे कितने एटीपी बन जाएंगे? 2 एटीपी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इनिशियल स्टेप जो है वहाँ पर ऊपर भी एक एटीपी काम में आ रहा है और नीचे भी एक एटीपी ही काम में आ रहा है, 2 एटीपी काम में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, तो ये क्रिया जो होगी वो 2 बार होगी, तो इसीलिए यहाँ पर कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोमेराइजेशन। फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। डिहाइड्रेशन, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है एटीपी फॉर्मेशन। ये एडीपी और पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से एक हाई एनर्जी वाला फॉस्फेट मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, जो कि एडीपी को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है? एटीपी में। क्योंकि ये भी सारे 2 मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए रिएक्शन 2 बार होगी, तो यहाँ पर भी हमें 2 एटीपी प्राप्त होंगे, ठीक है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड और 2 एटीपी के अणु बन जाते हैं। यही एसिड जो होता है वो क्रेब्स साइकिल का मूल सबस्ट्रेटम होता है। तो 2 पायरुविक एसिड बन गए यहाँ पर। दोनों पायरुविक एसिड आगे इनका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होएगा, जिससे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल एटीपी देखो, 2 एटीपी तो हमारे काम में आ रहे हैं और 4 एटीपी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे एटीपी कितने बने? 2 एटीपी का हमें फायदा हो रहा है। और पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कितने बनते हैं? 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये वाले स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, सारे एंजाइम्स आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। टोटल यहाँ पर एटीपी हमारे हो गए कितने? 2 एटीपी हमें प्राप्त होते हैं। NADH वाला जो है यहाँ पर, तो 2 NADH के मॉलिक्यूल होंगे जो कि हाइड्रोजन ग्रहण कर रहे हैं, NADH2 बनाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाते हैं तो इनसे एक NADH से 3 एटीपी मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 NADH काम में आ रहे हैं, इसीलिए 6 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में टोटल हमारे हो गए 8 एटीपी हमें प्राप्त होते हैं। 2 एटीपी तो इस तरह से हो गए डायरेक्ट, और 6 एटीपी हमें NADH की रिएक्शन से प्राप्त होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।